हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोगों के भी देखिए, आज हम देखिए सीटेट जो 2022 में देखिए जुलाई में होगा। तो देखिए आज से हम क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सीडीपी आपका जो है, देखिए आपको हम एक चीज़ पहले बताते हैं कि देखिए सीडीपी जो पूछता है, आपको एक मिनट चीज़ बताते हैं, समझे। देखिए सीडीपी जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण होता है 30 नंबर का होता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 15-15 नंबर का पैडागोजी रहता है, समझे। यानी गणित है तो 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, 15 नंबर का पैड। इसीलिए आपको सीडीपी मजबूत हो जाएगा तो आपका 90 नंबर, यानी 30 नंबर ए वाला बाल विकास, और 4 सब्जेक्ट में आपका 60 नंबर, समझे। 15 जो का 60 यानी 90 नंबर आपका मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आपको सीडीपी पर ज़्यादा फोकस करना है, और फिर उसके बाद फिर आप कंटेंट पर आ सकते हैं। तो पहले आपको सीडीपी मजबूत करना हो, समझे। और देखिए उसमें जो आपका देखिएगा, जो हमारा टॉपिक जो ले आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। आपका ये टॉपिक है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। इसीलिए इस टॉपिक को हमको अच्छा से पढ़ना है, समझे। और इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, समझे, और जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो देखिए वही है आपका बालक एक समस्या समाधाक तथा अन्वेषक के रूप में, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझे। हम रेगुलर आपको वीडियो आपको फ्री में ही सब चीज़ तैयारी करवा देंगे, समझे। तो इसीलिए आप रेगुलर वीडियो देखिएगा, रेगुलर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, समझे। जो क्वेश्चन इस पर आया है दिसंबर 2021 के सीटेट में सब करवाएंगे, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहले समस्या जानते हैं, समस्या होता क्या है, समझे। लिखा हुआ है कि किसी कार्य को करने के दौरान आई हुई बाधा ही समस्या कहलाती है। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, यानी मैथ का ही क्वेश्चन आप बना रहे हैं, समझे। और क्या हुआ कि एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्या हुआ, एक समस्या आ गया। समस्या सिंपल करने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसमें आपको क्या आ गई कि बाधा आ गई, काम नहीं हो रहा है आगे, तो वही क्या हो गया, आपका एक समस्या हो गया, यानी प्रॉब्लम हो गया। यानी किसी कार्य को करने के दौरान आई हुई बाधा ही क्या कहलाती है, आपकी समस्या कहलाती है। देखिए समस्या निम्न प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखिए वास्तविक समस्या क्या होता है, काल्पनिक समस्या क्या होता है। जैसे आप सिंपल समझिए, वास्तविक यानी आपके रियल लाइफ में जो हो रहा है। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, समझे, और एकाएक मान लीजिए पुल से जा रहे हैं, पुल टूट गया। अब पुल टूट गया तो एक समस्या आ गया कि आगे हम कहाँ जाएंगे, आगे हम कैसे जाएंगे। तो देखिए और चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं बना है, समझे। समस्या है थोड़ा लेट से ही समाधान बनता है। जैसे मान लीजिए कोरोना ही आया, एक समस्या हो गया, सबके जीने के मतलब बहुत दिक्कत हुआ, उसका वायरस आया, मतलब उसका क्या बोलते हैं, वैक्सीन आया। तो कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में समस्या आता है, उसका समाधान भी होता है। तो एकाएक मान लीजिए पुल पर जा रहे हैं और पुल एकाएक टूट गया, समझे। पुल टूट गया तो आपके वास्तविक समस्या यानी रियल लाइफ पर हो गया, समझे। तो उसे कहते हैं वास्तविक समस्या, समझे। और काल्पनिक समस्या किसे कहते हैं कि वैसा समस्या जो आपके मतलब रियल लाइफ में नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा और क्वेश्चन बना रहा है कि राम की आयु 5 साल है, 5 साल पहले उसकी बेटा की आयु 3 साल थी, फिर उसको 4 साल बाद, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहता है जो मैथ में मान लीजिए इमेजिंग करके जो क्वेश्चन बनाते हो, आपका क्या हो गया, काल्पनिक समस्या हो गया, समझे। तो बताइए राम की आयु कितनी होगी, ये सब मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलता है, तो ये सब चीज़ आपको क्या क्या काल्पनिक यानी कल्पना कर रहा है, समझे। तो ये आपका काल्पनिक समस्या होता है। जो समस्या होती है वास्तविक समस्या हो गया, काल्पनिक समस्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है नोट में, इसको तो आप ध्यान मतलब रखिएगा ही। लिखा है कि कोई समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है। देखिए कहने का मतलब हो गया कि चोर चोरी करेगा तो सबूत छोड़ेगा ही, यानी कोई भी समस्या होगा उसका कुछ ना कुछ संकेत होगा कि अब इसके, जैसे मान लीजिए पुल टूट गया था, बगल से एक रास्ता होगा जाने का। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है, नहीं होगा तो उसका समाधान निकलेगा ही नहीं, समझे। तो वही करा है कि कोई समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है, समझे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं समस्या समाधान का क्या अर्थ है। लिखा है समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन होता है जो एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने में सहायक होता है, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना। यानी मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है कि जैसे मान लीजिए आपको जाना है यहाँ से मुजफ्फरपुर, समझे। बीच में मान लीजिए आपको पुल टूट गया, आपका लक्ष्य है हमको मुजफ्फरपुर जाना, आप कैसे भी आपको जाना है। तो वही चीज़ कह रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली समस्या का समाधान करना, वही क्या है आपका, वही समस्या समाधान का अर्थ होता है। फिर लिखा है स्टार्ट, देखिए इस विधि में
मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व, यानी मेंटली बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, मतलब मानसिक क्रिया को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, समझे, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है इस विधि का आधार ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषणात्मक या खोज विधि, यानी आप कोई चीज़ खोज कीजिएगा तब ना जो समस्या समाधान का है तभी ना आपको उसका समाधान मिलेगा। तो वही कह रहा है कि इस विधि का आधार ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषणात्मक या खोज विधि जिसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है, यानी पूछेगा खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है, समझे, तो याद रखिएगा। फिर लिखा है कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने कोई समस्या रखता है और वो अपने स्तर से उसका समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे छात्रों में तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यानी कह रहा है कि क्लास में क्या किया जाता है कि इस विधि में छात्र जो शिक्षक होता है क्या करता है, छात्रों को सामने कोई समस्या रखता है और उसमें स्तर से क्या करता है, उसमें समाधान करने का प्रयास करता है जो छात्र होता है, जिससे छात्रों में क्या होता है कि तार्किक शक्ति यानी तर्क करने का शक्ति यानी सोचने समझने का शक्ति का विकास होता है। नोट में लिखा हुआ है कि कोई भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया समाधान कहलाती है, यानी कोई भी समस्या को हम हल कर देते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, समाधान कहते हैं। आगे आइए, ठीक है। अब तार्किक चिंतन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तार्किक चिंतन वैसा चिंतन होता है जो समस्या आने पर आता है और समस्या समाधान तक रहता है, यानी तार्किक मतलब तर्क कर रहे हैं, यानी समझे एनालिसिस कर रहे हैं। तो कब ये आएगा आपके दिमाग में, तर्क कब कीजिएगा, जब समस्या आएगा तब ना तर्क कीजिएगा, और जब समस्या खत्म, जब तक समस्या खत्म नहीं होगा तब तक तर्क करते रहना है, समझे। तो वही आपका तार्किक चिंतन होता है, समझे। तो वही लिखा है तार्किक चिंतन वैसा चिंतन होता है जो समस्या आने पर आता है और समस्या समाधान तक रहता है। अब देखते हैं समस्या समाधान का क्या परिभाषा है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। दूसरा है स्टेनले गिरे के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यानी समस्या समाधान में क्या होगा कि तार्किक चिंतन क्या होगा, निहित ही होगा। आशुबोल के अनुसार, इसमें से कोई डिफिनीशन अब याद नहीं रखिएगा, सब समझिए क्या कर रहा है। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित होता है, समझे। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया, यानी जो बाधा डाल रहा है उस पर विजय पाने की प्रक्रिया। अब आते हैं समस्या समाधान की क्या क्या विशेषता है। पहला है शिक्षार्थियों को दी जाने वाली समस्याओं का शिक्षात्मक मूल्य होना चाहिए तथा जहां तक संभव हो सके कि समस्या विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में वातावरण से संबंधित है। नहीं, मान लीजिए आप समस्या समाधान कोई बच्चा को दीजिएगा तो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिससे उसमें वो सोचने का ज़्यादा प्रयास करे। दूसरा है समस्या विद्यार्थियों की उपयोगी एवं व्यवहारिक होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा समस्या दे जो विद्यार्थी के लिए फायदा ही मंद ना हो, समझे। तो समस्या समाधान में क्या होता है कि ऐसा समस्या देना है शिक्षार्थी को जो उनके लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक हो, यानी उनके मतलब जिंदगी में आगे काम दे, समझे। तीसरा क्या है समस्या छात्रों की रुचि तथा दृष्टिकोण के अनुसार। मान लीजिए किसी का रुचि ना हो उसी में उसको समस्या दे दीजिएगा तो फिर भी फायदा नहीं होगा। तो वही करा है समस्या छात्रों की रुचि तथा दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। फिर अगला है समस्या चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए अब 5वां क्लास में बच्चा उसको पहला का दे दीजिएगा तो ऐसा दीजिए जो उसके लिए लायक हो, समझे। तो वही कह रहा है कि समस्या चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे छात्रों में सोचने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। फिर है समस्या पूर्व ज्ञान से संबंधित, यानी समस्या क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से यानी प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। फिर अगले का है समस्या नई तथा व्यवहारिक होनी चाहिए जिससे कल्पना शक्ति तथा वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास, नई यानी पुराना नहीं देना है, उसको नया नया समस्या देते जाना है। फिर है समस्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग देना चाहिए, समझे। नोट में लिखा है समस्या समाधान विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं जिससे उनमें अनुशासनहीनता की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी समस्या समाधान विधि में क्या रहता है, छात्र तो स्वयं सक्रिय यानी एक्टिव रहता है उसमें। अब बच्चा मान लीजिए कोई काम करता रहता तो अनुशासन उसमें खराब तो होगा नहीं, तो ये कह रहा है कि जिससे उनमें अनुशासनहीनता की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखते हैं बालक समाधानकर्ता के रूप में। हम जानते हैं कि स्कूली जीवन में शिक्षार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा जिसका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। अतः शिक्षार्थियों को इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तित्व का विकास समाधानकर्ता के रूप में किया जाए। यानी कह रहा है मान लीजिए आप ही लोग हम ही लोग स्टूडेंट रहेंगे तो बहुत सारा समस्याओं का सामना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समझे। उस समस्या को हम लोग खुद ही मतलब समाधान करते हैं। तो वही कह रहा है हम जानते हैं कि स्कूली जीवन में शिक्षार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा जिसका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। अतः शिक्षार्थियों को इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तित्व का विकास समाधानकर्ता के रूप में किया जाए ताकि वह सभी परिस्थितियों के सामने उचित ढंग से कर सके, समझे। बच्चों या शिक्षार्थियों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित गुणों का विकास करना चाहिए। पहला है बालक में आत्म पहचान के गुण का भी, मतलब उसका सेल्फ जो
पहचान है, आत्म पहचान के गुण का विकास करना होगा। दूसरा है उसकी कमी को स्वीकारना तथा उसको दूर करना सिखाना चाहिए, यानी मतलब आपकी जो कमी है उसको आप स्वीकारिए कि हमारी कमी है और उसको दूर करने का प्रयास करने के बताइए। तीसरा है बालक को स्वावलंबी यानी सेल्फ सपोर्टिंग, यानी बच्चा स्वयं कोई स्वावलंबी का मतलब जो काम अपना स्वयं करे उसे स्वावलंबी कहते हैं। बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है बच्चा में भाषा, देखिए भाषा रहेगा तभी वो आगे कुछ पढ़ेगा, तो बच्चा में भाषा विकास करवाना। पाँचवा है बालक को बार बार प्रयास करवाना, यानी एक बार नहीं हो रहा तो आप दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा लेकिन काम को कीजिए। अब देखते हैं समस्या समाधान की कौन कौन विधि है। समस्या समाधान की पहली है प्रयास या त्रुटि विधि। मान लीजिए प्रयास कीजिएगा तो त्रुटि होगा ही होगा, समझे, तो प्रयास या त्रुटि विधि हो गया समस्या समाधान की। दूसरा है सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि। सूझ विधि यानी कोई काम आप एकाएक मतलब कर रहे हैं, एकाएक उसका समाधान मिल गया तो उसे सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि कहते हैं। अनसीखी विधि मतलब आप काम कर एकाएक मान लीजिए उसका सोल्यूशन मिल गया, मतलब जिसका आप सीखे नहीं है उस चीज़ को, समझे, तो उसे कहते हैं अनसीखी विधि। और लास्ट जो वैज्ञानिक विधि है, तार्किक विधि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे, तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। लिखा है स्किनर के अनुसार समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। पहला है आपका समस्या को समझना। सबसे पहले समस्या को समझिएगा तब ना उसके बारे में समझिएगा। तो लिखा हुआ है इस सोपान में बालक यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, उसमें समाधान का क्या कठिनाई है या हो सकती है और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी समस्या को पहले क्या करना है, हमको समझना है। दूसरा है जानकारी का संग्रह, यानी अब समस्या को जान गए तब अगल बगल में जानकारी प्राप्त करेंगे इस समस्या को हम कैसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी के सामने, मान लीजिए हम ही यूट्यूब चलाते हैं, समझे, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो मान लीजिए हमको यूट्यूब पर कोई समस्या आएगा तो पहले समस्या को पहचानेंगे ना, फिर समस्या को जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछेंगे, तो वही जानकारी का संग्रह। लिखा हुआ है इस सोपान में बालक समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है, जैसे हो सकता है कि उससे पहले कोई और बालक उस समस्या का हल कर चुका हो, समझे। तीसरा है आपका संभावित समाधानों का निर्माण, यानी अब पता करेंगे, अब उसमें देखेंगे सबसे अच्छा कौन है, तो वही करा है। इस सोपान में बालक संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या के समाधान के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन प्राय सक्रिय रहता है, नहीं सोचता है कुछ नया हो जाए। फिर चौथा है आपका संभावित समाधानों का मूल्यांकन, यानी जो हम चूज कर ले किस पर करना है तो उसका मूल्यांकन करेंगे, इसका क्या फायदा हो सकता है, इसका क्या घाटा हो सकता है, वही चीज़। इस सोपान में बालक निर्धारित की गई विधियों का मूल्यांकन करता है या वो अपने प्रत्येक विधि का प्रयोग के परिणामों को विचार करता है, यानी इसका फायदा क्या हो सकता है, घाटा क्या हो सकता है। पाँचवा है संभावित समाधानों का परीक्षण। इस सोपान में बच्चा जो विधि का मूल्यांकन किया था उसका परीक्षण करता है तथा एक विधि को अपनाता है, उसमें सबसे बेटर विधि को क्या करेगा, चूज करेगा। लास्ट है निष्कर्षों का निर्णय। इस सोपान में बालक अपने परीक्षण के आधार पर विधियों के निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कौन सा विधि समस्या समाधान के सर्वोत्तम है, समझे। ये आपका हो गया वैज्ञानिक विधि। अब देखते हैं बालक के वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला ही वैज्ञानिक होता है। यानी आप मान लीजिए अब न्यूटन जो था, वैज्ञानिक किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई काम क्यों हो रहा है तो कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला ही क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। जैसे मान लीजिए धूप में जल्दी कपड़ा सूख जाता है, कोई बता दिया गर्मी के कारण, तो वैज्ञानिक हो गया, समझे। मान लीजिए अब न्यूटन जो था, तो पेड़ से कोई चीज़ ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरता है, बोले सॉरी ऊपर हम कोई चीज़ उछालते हैं नीचे ही आगे क्यों गिरता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ये चीज़ वैज्ञानिक बता दिया आपका न्यूटन, तो वैज्ञानिक हो गया। तो वही करा है कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला ही क्या है, वैज्ञानिक है। जब बालक अपने ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या का प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगता है, तब बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आने लगते हैं। यानी कह रहा है कि बच्चा जब क्या करता है, अपने तर्क, ज्ञान, चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगता है, तब बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आने लगते हैं। वैज्ञानिक के गुण बच्चों के गुण से मिलते हैं, मतलब जो वैज्ञानिक गुण होते हैं बच्चों के गुण से मिलते हैं। जैसे कैसे कैसे दे बताते हैं, जैसे सृजनशीलता, बच्चा भी सृजनशीलता का गुण दिखाता है। जैसे कागज की नाव को बनाना, यानी सृजनशील का मतलब होता है नया क्रिएटिव कोई चीज़ करना, समझे। रेत पर घर बनाना। दूसरा है आपका जिज्ञासु, बच्चे भी जिज्ञासु होते हैं क्योंकि बच्चे भी बार बार प्रश्न करते हैं या कोई चीज़ जानने की इच्छा, जैसे पंखा क्यों नच रहा है, पेड़ का पत्ती का नाम हरा क्यों, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं बच्चा सब, समझे। मौलिकता, बिना नकल से किया गया कार्य मौलिकता कहलाता है, समझे। यानी बिना नकल से किया गया कार्य क्या करेगा, मौलिकता। तो मौलिकता का गुण बच्चा नकल से काम नहीं करता है, मतलब अपने से करना चाहता है। खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति, साइकिल सीखते समय बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, यानी वैज्ञानिक में जैसे खतरा लेने का मोल होता है वैसे बच्चा में देखिएगा कोई चीज़ नया होगा उसमें हाथ लगा दे। जैसे अब छोटा बच्चा होगा तो जलते हुए दिया में हाथ जला देता है, जल जाता है, फिर उसके बाद
करता है प्रवाह, बिना किसी रुकावट के सोचकर जब तक समस्या का समाधान न हो, जैसे प्रवाह कहते हैं, समझे। तो ये सब बच्चा में गुण रहता है, समझे। अब देखिए लिखा हुआ है, बच्चों के वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बनाने के लिए निम्न गुणों का विकास करना चाहिए। सबसे पहले है बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्या रखना। दूसरा है समस्या के परिणाम या निष्कर्ष को पूर्व में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग, तुलना एवं निरीक्षण द्वारा परिणामों तक पहुंचने की कोशिश करे। तीसरा है आपका बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा है बच्चों के द्वारा बताए गए संभावित परिणामों का परीक्षण करना, समझे। तो इतना आप कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो आपका थ्योरी हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? यानी इरफान एक बच्चा का नाम है, समझे, और क्या करता है, उसके पास एक खिलौना है, उसको तोड़ देता है और फिर उसको पार्ट को देखता है अलग अलग करते। इससे क्या पता चलता है? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अपने आप को आंसर मिल जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में, एकदम सही बात है, 2 नंबर। यानी बच्चा में जिज्ञासु प्रवृत्ति है, समझे, बच्चा देखना चाहता है उसके अंदर क्या क्या है, कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ है, समझे। उसे समझाएंगे खिलौना तोड़ना, ये सब गलत, ये सब जहाँ मिले ऑप्शन निगेटिव उसको काट दीजिए, समझे। इरफान को खिलौना कभी नहीं देंगे, ये भी गलत हो गया, ये तो आपका गलत है। हमेशा नज़र नहीं रखना, हमेशा हो गया, केवल हो गया, ये ऑप्शन जहाँ रहे उसको काट देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। पहला है समस्या समाधान के लिए, छोड़ने के लिए नहीं करेगा था, एक पक्षी नहीं, आपका यहाँ तार्किक चिंतन आता तो सही हो जाता। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका बच कौन गया? समस्या समाधान के लिए, समझे, आपका 2 का ए नंबर हो जाएगा। तीसरा है मन का मानचित्रण संबंधी। जो मन का मानचित्रण नहीं, मानचित्रण का मतलब कॉन्सेप्ट बना, इससे क्या होता है? तो आपका ये हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना, यानी मन का जो आपका क्रियाशीलता है उस पर। तो ये आपका 3 का क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 4 नंबर है कि एक बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है? बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। अब बच्चा देखिए काम नहीं कर रहा, इसका मतलब बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, गलत बात है। अध्यापक बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, 4 ऑप्शन। बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। देखिए ये भी जरूरी नहीं कि अब मान लीजिए कोई बच्चा फेल कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि अध्यापक बच्चे को सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है। ये आपका ऑप्शन ठीक है कि बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। मान लीजिए दूसरा पे करेगा तो हो सकता है, समझे। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लापरवाही तो जहाँ रहेगा तो गलत हो जाएगी, लापरवाही बच्चा कैसे करेगा? बच्चा लापरवाही नहीं कर, समझे। तो वही कह रहा है कि बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, तो क्या है? तो बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। 5वां है आपका कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है, समझे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक जहाँ भी रहे आँख मूंद का ऑप्शन को काट दीजिए, समझे। पाठ्य पुस्तक फिर दे दिया, काट दीजिए। हाँ, ये ऑप्शन पर ये बच्चों को समस्या के बारे में सहजनानुभूत अनुमान के मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ही लोग बचपन में थे तो नहीं सोचते थे कि पृथ्वी क्या होता है कि स्थिर है, सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। अब पता चला कि नहीं, पृथ्वी ही चक्कर लगाता है, सूर्य स्थिर है, समझे। तो ये आपका क्या हो, इसी को सहजनानुभूत अनुमान कहते हैं, समझे। तो ये आपका 4 जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक इसमें भी दिया है, पाठ्य पुस्तक के सब निगेटिव वर्ड होता है, इसको काट दीजिए। 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? निगेटिव पूछा हुआ है, तो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार, ये सही बात है, मतलब चर्चा करने देना चाहिए। कुछ हल करते समय गलतियों करने प्रति ईमानदार रहना, भी सही, गलती करे तो ईमानदार रहिए, एकदम सही बात है। तीसरा है आपका सोच समझ परिचय विभिन्न तरह, ये भी सही है। देखिए अभिकरण नहीं होता यहाँ पर, अपसारी होता है तो सही हो जाता है, समझे। अब अभिकरण का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक पक्षीय चिंतन जिसे बोला जाता है, समझे। इसलिए आपका 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं करता, आपका डीन हो जाएगा 6 का। 7 नंबर है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या समस्या को कर सकता है, समझे। तो देखिए यहाँ समस्या समाधान है तो तार्किक हो जाएगा, समझे। तार्किक विचार पर तर्क करेगा तब ना होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का तार्किक हो जाएगा। 8 नंबर है, शिक्षार्थियों को ये अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दे जिस रूप में उसने ग्रहण, यानी मान लीजिए आप जिसको पढ़ा है, जैसे पढ़ा है उनकी मतलब रिपीट कर दे,
तो उन्होंने ग्रहण किया है। तो अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सदैव अच्छा कहाँ है, कहाँ से पूर्ण रूप से कर पाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। अच्छा है क्योंकि हमारे मन में जो ये तो होगा नहीं। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों को व्याख्या करता है, ज्ञान को ज्यों तो एकदम सही बात है, क्योंकि अपने अनुभव को व्याख्या कर सकता है, समझे, ज्यों कहते हो उत्पादित नहीं कर सकता है ज्ञान को। 9 नंबर है, यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए। तो देखिए अब देख लिया, ऑप्शन काट लिया, अभ्यास जहाँ रहे काट दिए, रटना प्रत्यय स्मरण ये सब रहे ऑप्शन काट दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले एक स्तरीय ये भी आपका कट जाएगा। तो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए। तो 9 का ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला है प्रकल्पना का निर्माण करना, होगा नहीं। समस्या प्रति जागरूकता, हाँ पहले जानिएगा तब ना उसको जानिएगा। तो 6 का क्या आपका 10 से क्या हो जाएगा, बी नंबर है। ये सब तो होगा नहीं, जानकारी तो दूसरा का हो गया, ये तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 10 का 2 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बनाए, मतलब इसमें अलावा पूछ रहा है एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय देने, मुक्त मतलब जो खेल खेलना है वो हो सकता है, ये भी सही है। तो ये सही हो जाएगा आपका। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना भी सही है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना भी सही है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता मतलब तुम काम कर रहा है तो इसका 100% दो, तो ये कैसे हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसी के अलावा, मतलब ये गलत ऑप्शन आपका हो गया। 12 नंबर है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का पहला चरण है। तो पहला ऑप्शन हो गया परिणामों की आशा करना, संभावित समस्याओं की पहचान करना, समझे, यही आपका 12 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो, क्योंकि वैज्ञानिक विधि में हम बताए थे सबसे पहले समस्याओं की पहचान करना है। व्याख्या करना, अनुमान और नियंत्रण पर कल्पना क्या किसका लक्ष्य है, तो ये आपका हो गया वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य। किसका है, वैज्ञानिक पद्धति का। समस्या समाधान प्राय उस विद्यालय में सफल होता है जहाँ कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण तो कराना नहीं है, अध्यापक नहीं होना नहीं चाहिए, हाँ प्रतिबंधशील लचीली पाठचर्या हो, समझे, यानी विद्यार्थी के अनुसार बदल सकते, केवल ऑप्शन है काट दीजिए, समझे, यानी 14 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। पहला ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्या को समाधान करने में मौके देना, तथा उनका एकदम सही बात है, एकदम सही है विद्यार्थी। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ देते हैं आपको पता चल जाएगा कौन गलत है, तो आपका सही है, सही वाला ही पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत की समस्या को सही समाधान कर दीजिए, उसका कहाँ समस्या समाधान विकसित करता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। समस्या का समाधान करने के लिए पुरस्कार तो देना नहीं है, पाठ्य पुस्तक आ गया, ऑप्शन गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 15 का 1 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को जब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा किया जा सकता। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उससे आधा समाधान किया गया हल प्रस्तुत करना, उससे कोई फायदा नहीं। अगला में आते हैं तीसरा ऑप्शन में, समस्या का समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कट गया, उसे कहना है जब तक वो समस्या नहीं तो घर नहीं, तो आपका 1 और 2 तो गलत, सी और डी तो गलत हो गया, समझे। अब उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, समझे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आधा प्रस्तुत किया उसे कोई फायदा होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी आपका 16 का ए नंबर हो जाएगा। 17 नंबर है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है, तो संवेग को समस्या को समझना, चिंतन कीजिएगा तब ना समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है, समस्या का समाधान करना। समस्या तो पढ़ते हैं जिसमें तार्किक निहित होता है, तो ये आपका स्किनर का है जो डिफिनीशन में आपको बताया है। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है भाषा विकास एकदम होना चाहिए, स्वावलंबी होने, बार बार प्रयास नहीं, ए बी सी आपका सही है, देख लीजिए ए और बी, यानी आपका ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका ए बी सब सही हो जाएगा, समझे, तो आपका 19 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। किसी समस्या के संभावित समाधान का परीक्षण कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला में, कहीं पर भी, तो कहीं पर भी, तो कहूँ पर आप कर सकते हैं, समझे। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय क्या करेंगे, तो बच्चे समान सोच वाला है, बच्चों की बुद्धि लगभग 70 से कम, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, समझे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बच्चों में क्या हो रहा है, वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, समझे।
आइए अब देखते हैं 22 नंबर में, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बे से कई प्रकार की वस्तुओं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है? उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण में गुणों का विकास हो, एकदम सही बात है। कतराता ही होगा नहीं, माथा पिता ही होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा ए। देखिए CDP क्या है कि उसको आप ऑप्शन से काट सकते हैं, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को समझ छोटी सी समस्या रख, एकदम सही बात है, क्वेश्चन किया जाना चाहिए। बच्चों को समझ समाधान के निर्माण हेतु पता आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, समझे, तो यानी तीनों सही है। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम चिन्ह है, समझे। सही उत्तर प्राप्त करने समाधान एक उपागम होता है, समस्या केवल एक निश्चित ये सब केवल जहाँ ये दोनों गलत, समस्या कथन के संकेत अंतर्निहित कर दे, तो क्या आपको पता है ना, कोई भी समस्या हो तो उसमें एक संकेत रहता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, समझे। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है, यानी 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में समस्या समाधान में क्या बाधित नहीं करता है, तो आपका अंतर्दृष्टि क्या करता है, बाधित नहीं करता है, यानी इनसाइट। 26 नंबर है आपका कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय है तो गलत, सक्रिय रहता है सही हो जाता। बच्चे समस्या, एकदम सही बात है, बच्चे वगैरह भी सही है, बच्चे पर यानी आपका BCD देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, BCD यानी 1 नंबर ऑप्शन में, समझे। तो इतना क्वेश्चन था, इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे 2-3 बार ऐसे हम आपको रेगुलर कराते जाएंगे, समझे, आपका हो जाए ठीक।